दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि जब गुरुग्राम जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में फ्लडिंग हो रहा है तो ये एक मॉन्यूमेंटल फेलियर है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के माथे ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना शायद हाफ द स्टोरी ही है। सबसे पहला लोकल ज्योग्राफी को समझते हैं। अरावली से शुरू होता है एक नदी साहिबी, और यह साहिबी नदी गुरुग्राम के रास्ते होते चला जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका नाम पड़ता है नजफगढ़ ड्रेन। वही नजफगढ़ ड्रेन जिससे दिल्ली का अधिकांश सीवेज वेस्ट निकलता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, बीते वर्षों में देखा गया है क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसे जोन में है अरावलीज और नजफगढ़ के बीच में, जिसके चलते जो लैंड का एलिवेशन है वो है नॉर्थ वेस्ट साइड पे, यानी कि पूरा पानी फनल होके जा रहा है नजफगढ़ ड्रेन की तरफ। साथ में बीते वर्षों हमारे जो बंड्स होते हैं, जो एक तरीके से सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स आप क्रिएट करते हैं जिससे आप पानी को स्टोर कर सकें, पानी को डाइवर्ट कर सकें, सॉइल में मॉइस्चर रिटेन कर सकें, वो बंड्स भी अब नष्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट्स बनाने थे ना, इंक्रोचमेंट हो चुका है। कहां थे वो बंड्स? झारसा, जहां से मैं आपके लिए ये पर्टिकुलर लेक्चर लेके आ रहा हूं, वजीराबाद, घाटा, चकरपुर। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी के साथ छेड़छाड़ हुई। दूसरा, आप देखेंगे कि इसी ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है जिसका नाम है बसई वेटलैंड। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पे आते हैं, पर वो तो रहा बायोडायवर्सिटी का पार्ट। जब हम गुड़गांव में फ्लड्स की बात करते हैं तो इस तरह के वेटलैंड्स एक नेचुरल एक्वीफर का काम करते हैं, यानी कि पानी इसमें स्टोर हो सकता है। पर क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना है, रोड्स बनाने हैं, नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, जिसके चलते इस वेटलैंड पे भी अब प्रेशर बढ़ रहा है। यह बताया जाता है कि पहले जो वेटलैंड्स का साइज था और अब जो वेटलैंड का साइज है उसमें बहुत फर्क हो गया है, जिसके चलते द अंडरस्टैंडिंग इज कि शहर का जो रेजिलियंस है वो घट गया है। अब रेजिलियंस क्या होता है? धक्का खा के आगे बढ़ने की क्रिया। कि आपके यहां बारिश तो तेज होगा ही, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है बारिश तो तेज होना ही है, पर अगर इस तरीके के नेचुरल एक्वीफर्स आप बना के रखेंगे, इनको प्रोटेक्शन दे के रखेंगे, तो ये अर्बन फ्लडिंग के इवेंट्स जो हैं, जो वाटर लॉगिंग का इवेंट्स, जो जल भराव हो रहा है, वो नहीं होगा। तो ये भी एक मेजर मुद्दा बनता है। तीसरा, बादशाहपुर का ड्रेन। अगर आप गुरुग्राम के पास रहते हैं या गुरुग्राम से हैं तो आपको पता होगा कि बादशाहपुर का जो ड्रेन है, जो शुरू होता है घाटा से, ये देखिए घाटा से शुरू होता है ये, और ये जाता है और जाके मिलता है नजफगढ़ ड्रेन से, वही साहिबी नदी। अब इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा साइंटिफिक नहीं है। ये कहा जाता है कि वाटिका चौक और हीरो होंडा चौक के पास ये एक तरीके से 6 लेन हाईवे अब बन गया है 2 लेन हाईवे, यानी कि ड्रेन जो पहले चौड़ा था अब बन गया है छोटा, जिसके चलते क्या होगा? पानी का बैक वाटर निकलता है, पानी एक साथ नहीं निकल पाता, एक्यूमुलेशन ऑफ पानी होता है, अर्बन फ्लडिंग होता है। तो बादशाहपुर का ड्रेन को ठीक करने के लिए भी गुड़गांव में जितने सारे अथॉरिटीज हैं वो काफी सारा प्लानिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर इसको अतिशीघ्र सॉल्व करने की आवश्यकता है। थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालिए दोस्तों। द बादशाहपुर ड्रेन कैरी 70% ऑफ द सिटीज स्टॉर्म रन ऑफ, पर इसका विड्थ छोटा हो जाता है नियर द एक्सप्रेसवे, जिसके चलते एक्सप्रेसवे पे पानी भर जाता है और उसके बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का ट्रैफिक जैम देखने को मिलेगा, जहां घंटों लोग रोड पे खड़े हुए हैं, पेट्रोल खत्म होने वाला है, फिर भी अपने प्रेयर्स बोलते जा रहे हैं कि हम भाई सही सलामत घर पहुंच जाएं। खैर, यह रहा बादशाहपुर चोक पॉइंट, बादशाहपुर ड्रेन का एंगल। आगे देखा जाए, गुड़गांव जो था एक बेसिकली छोटा शहर, जानते हैं 2001 के पॉपुलेशन सेंसस में इसका पॉपुलेशन बताया गया था करीब 2.5-2 लाख के आसपास, 2.25 लाख के आसपास। अब यह अनुमान लगाया जाता है कि 2025 में गुड़गांव का जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो बढ़ के हो चुका है 21 से 25 लाख के बीच। सोचिए, कहां था 2.5 लाख, कहां है 25 लाख। क्या उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है? हाँ,
पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, क्या ये साइंटिफिक तरीके से हुई है? जी नहीं। जिसे हम कहते हैं कि ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है, ये कंक्रीट के भरोसे हुआ है, कंक्रीटाइजेशन हुआ है यहां पे। अब कंक्रीट का मुद्दा क्या है ना दोस्तों, ये पानी को सोखता नहीं है, ये पानी को रन ऑफ करने को अलाउ करता है। ऐसा सोचिए कि जब पानी आती है ना, नदी का जब बारिश का पानी होता है, तो दो ही प्रकार से वो चल सकता है। एक, या तो वो नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ चला जाएगा, मिट्टी उसको सोख लेगी, या फिर वो नदी नाले के थ्रू ओशंस में चला जाएगा। अब कंक्रीट का मुद्दा क्या है, यहां पे इनफिल्ट्रेशन या जो नीचे जाने की क्रिया है पानी की, पर्कुलेशन, वो नहीं हो रहा है, ज्यादा रन ऑफ हो रहा है। और इसीलिए कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस भी डिजाइन किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, हाल ही में एक शैक्षणिक संस्थान ने परमिएबल पेवमेंट्स का कॉन्सेप्ट निकाला कि ऐसे पेवमेंट्स जो बने तो होंगे एस्फाल्ट के, पर उनमें पोर स्पेस ज्यादा होगा तो पानी थोड़ा सा नीचे सोखेगा वो, ताकि जमीन के ऊपर पानी का जल भराव ना हो। पर फिलहाल के लिए इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि गुरुग्राम में कॉन्क्रीटाइजेशन अनसस्टेनेबल तरीके से हुआ है, उसके चलते चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग और अर्बन फ्लडिंग काफी हाई है। आगे अगर बढ़ें तो आप देखेंगे कि गुड़गांव में देयर आर मल्टीपल एजेंसीज, कुछ तो सरकारी संस्थान हैं, कुछ प्राइवेट डेवलपर्स हैं। और गुड़गांव जैसे शहर को अगर आपको मैनेज करना है तो इन सब के बीच में तालमेल होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको कहा जाता था हुडा, अब है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फिर है एमसीजी गुड़गांव म्युनिसिपैलिटी, फिर है एनएचएआई जो हाईवेज को मेंटेन करता है, और फिर है प्राइवेट डेवलपर्स सच एज डीएलएफ, एमआर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप देखते हैं कि प्राइवेट डेवलपर का जो ड्रेन है वो मास्टर ड्रेन से कनेक्टेड नहीं है। जो एनएचएआई का प्लानिंग है वो शायद एचएस हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और म्युनिसिपैलिटी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा है। इसका खामियाजा कौन भुगतता है? द कॉमन मैन, जो घर से तो निकलता है कि मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा समय से, पर शायद आधे रास्ते ही जाके उसको वापस आना पड़ता है। तो ये तो रहा हमारा प्लानिंग का जो एक लकूना है, एक तरीके से जो हमको और ठीक करने की आवश्यकता है। इतने सारे एजेंसीज को साथ में होना और इनके बीच तालमेल ना होना, यह भी एक मेजर पेन पॉइंट है दोस्तों। अब समझते हैं कि यह तो रहा आपका प्लानिंग का मुद्दा। व्हाट अबाउट क्लाइमेट चेंज? इस साल के मॉनसून्स क्यों ज्यादा बारिश हो रहे हैं? सबसे पहला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो दिल्ली में विंटर रेनफॉल के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते जब बारिश होती है तो हम कहते हैं कि भाई मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, वहां से सारा मॉइस्चर जेट स्ट्रीम्स के हवाले आता है, हिमालयाज के साथ कोलाइड करता है और उसके बाद बारिश होती है। तो नॉर्मली ये विंटर के सीजन में देखा जाता है, पर इस बार मॉनसून सीजन में देखा गया कि करीब 12 से 13 से 14 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत में आए। साइंटिस्ट इसको लेकर अचंभित हैं कि ये क्यों हो रहा है, और इसका लेना देना है क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि आपके जेट स्ट्रीम्स अब शिफ्ट कर गए हैं। आर्कटिक में हीटिंग हो रहा है, हमारे जेट स्ट्रीम्स साउथ साइड शिफ्ट कर रहे हैं, और वो ये सारा उधर का मॉइस्चर साथ में लेके आ रहे हैं, जिसके चलते जब भारत के ऊपर बारिश हो रहा है तो ये सिर्फ मॉनसून का बारिश नहीं जो आता है इंडियन ओशन से, साउथ वेस्ट मॉनसून का बारिश सिर्फ नहीं हो रहा है, यहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस द्वारा जो लाया गया है मॉइस्चर वो भी गिर रहा है। और इस तरह के इवेंट्स और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ एन अनडिनाएबल रियलिटी। इसका जो एक अगली हेड है, जो विकराल रूप है, वो अब हम सबके सामने है। तो थोड़ा देखिए दोस्तों, फ्रॉम जून 1 टू अगस्त 20, इसी साल की अगर हम बात करें, इंडिया सॉ 14 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वर्सेस नियर जीरो इन टिपिकल समर। समर सीजन में नॉर्मली नहीं होता था, जिसके चलते ज्यादा मॉइस्चर, साथ में यहां पे प्लानिंग का प्रॉब्लम। खामियाजा कौन भुगतेगा? आप और हम। तो ये रहा एक तरीके से प्रॉब्लम्स, पर बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? तो डिजास्टर मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में एक कॉन्सेप्ट स्टडी आईक्यू के क्लासरूम्स में यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। कि कैसे आप हर प्रॉब्लम को, हर हजार्ड को
अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। सबसे पहला है रिस्क अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉब्लम को जड़ पे ही खत्म करने की कोशिश करोगे। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि म्युनिसिपल कमिश्नर गुरुग्राम के वो एक ऑर्डर निकालते हैं कि नजफगढ़ ड्रेन के पास में या ये जो नदी है जो अरावली से जा रहा है, इन सब के पास में लो लाइंग एरियाज में आप घर नहीं बनाएंगे। क्या ये प्रॉब्लम अवॉइडेंस हुआ? जी हां। अगर मैं कहूं कि बादशाहपुर ड्रेन का चौड़ाई बढ़ाया जाए, इज दैट प्रॉब्लम अवॉइडेंस? वाटर लॉगिंग नहीं होगा? एब्सोल्युटली। तो इस तरीके के स्टेप्स जब आप लेते हैं वो है रिस्क अवॉइडेंस। फिर आता है रिस्क ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या चीज करेंगे आप? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कॉम्पनसेशन देने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सरकार जब कॉम्पनसेशन देता है तो वो ट्रेजरी से पैसा निकाल के देता है। ट्रेजरी में हम और आप टैक्स के रास्ते पैसा देते हैं, तो यानी कि हम अपना ही पैसा अपने आप को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। पर सरकार, गवर्नमेंट रनिंग इज अ बिजनेस, तो वो क्या करते हैं, वो अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डाल देते हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। सोचिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आखिरकार है क्या? कि अगर किसी एग्रीकल्चरिस्ट का फ्लडिंग इवेंट्स या क्रॉप फेलियर या मॉनसून फेलियर के चलते उसका एग्रीकल्चर नष्ट हो गया, तो उसको मुआवजा देगा इंश्योरेंस कंपनी। सरकार उसके बदले उसको प्रीमियम भरती रहेगी। यह है रिस्क ट्रांसफर। तो क्या आवश्यकता है कि पब्लिक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, लोगों का और गाड़ियों का तो इंश्योरेंस होता ही है, बाकी सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंश्योरेंस हो, ताकि इसका डैमेज जो सरकारी कोष से निकलता है वो ना निकले, दैट इट पेज फॉर इट्स ओन रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा, रिस्क रिडक्शन, यानी कि यहां पे आप प्रॉब्लम को कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर उसके इंपैक्ट को आप कम करने के लिए कोशिश करोगे। जैसे अगर आप वो वेटलैंड्स, जो नेचुरल वेटलैंड्स हैं गुड़गांव के आसपास, उसके आसपास आप बैनिंग कर देते हो, वहां पे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नहीं होगी। या अगर हम कहते हैं कि रिस्क रिडक्शन के लिए आप अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाइए, मैसेजिंग करिए लोगों को। जैसे अब हमको मिलता है एनडीएमए का मैसेज आता है कि आज बारिश होने वाला है, ऑरेंज अलर्ट जारी है। वो क्या है? रिस्क रिडक्शन, ताकि इंपैक्ट ऑफ द डिजास्टर को हम घटा सकें। और फिर होता है रिस्क एक्सेप्टेंस, यानी कि वो आदमी जो अपने ऑफिस से निकलता है घर के लिए, शाम में 6 बजे रोड पे पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपने मन में जानता है कि मुझे एक रिस्क है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा हूं कि शायद मेरा इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का पोल गिरा होगा, पानी में इलेक्ट्रिसिटी होगी, शायद मेरे को वो इंपैक्ट कर सकता है। या हो सकता है कि कोई मैनहोल का कवर खुला हो, मैं उसके अंदर जाके गिर सकता हूं। दैट इज रिस्क एक्सेप्टेंस। तो रिस्क मिटिगेशन के पर्सपेक्टिव से इन पहले 3 पहलुओं पे आपको काम करने की आवश्यकता है। एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एडेप्टेशन और मिटिगेशन, एडेप्टेशन यानी कि इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने के लिए क्या स्टेप्स लेते हैं आप, और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मिटिगेशन यानी कि अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, पेड़ पौधे लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए अथक प्रयास कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, it is a problem of faulty land use planning and lack of scientific management of our urban centers.